हेलो फ्रेंड्स, एकदम मस्त होंगे। इसमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम टनाटन कर रहे हैं। घर में हैं, घर का खाना बना हुआ खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए, मस्ती के साथ साथ इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए, और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि इंजॉय आए। कल मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन नहीं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान नहीं होना है, कंसंट्रेट होकर काम करना है, राइट। इसलिए आज मैं मात्र 40 मिनट का क्लास दूंगा। आप एकदम गंभीर होकर सुनेंगे, सिंसियर होकर सुनेंगे, राइट। चलिए, मैं आपको याद दिला देता हूं कि पिछली क्लास में जितनी भी बातों को पढ़ा था आपने, आप सभी को याद रहना चाहिए। लेकिन यदि वो याद नहीं रहता है तो आगे बहुत दिक्कत है। तो मैं पूरे का एक सारांश आपके सामने रखता हूं कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्या क्या छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे। तो आप सारांश याद करने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। शुरू से हर बात को मैं याद करा रहा हूं। लिखना कम है, देखना ज़्यादा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर कि श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन किसका पढ़ रहे थे? सेलों का। ये हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये हम लोगों ने डिस्कशन सुना था। उसमें से क्या क्या बातें था? पहला नंबर में था जब ई तथा आर, शॉर्टकट में ई तथा आर प्रत्येक सेल का इक्वल हो, समान हो। चलिए एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे स्थिति में आपने देखा था कि सर टोटल ईएमएफ आपको मिल गया था E इक्वल टू N इंटू ई, जहाँ N है नंबर ऑफ सेल्स। N क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, ये आपका N है। फिर इसमें हम देखे थे करंट, मेन करंट, मुख्य धारा क्या मिला था वो आपने देखा था। I इक्वल टू एन ई बाय आर प्लस एन इंटू आर, आपको ये मिला था, जहाँ आर आपका क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये बातें आप लोगों ने देख लिया था। अब इसमें एक बात और देखा था आपने कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी प्रतिरोध के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V बराबर आपने कहा था I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ओम्स लॉ से डायरेक्ट बोला था, एकदम याद है। सभी लाइन ऑब्जेक्टिव है आपका, सबको आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर मैं कहूँगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच सेल्स, मतलब ये बोल सकते हैं प्रत्येक सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी बोल सकते हो आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कितना कहेंगे? तो उसको यदि V से डिनोट करते थे तो कहा था मैंने V बाय N करने के लिए। तो V निकालने के लिए क्या जरूरत है? I निकालने के लिए इस फार्मूले का जरूरत है। I निकालेंगे तो V निकलेगा, V में N से डिवाइड करेंगे, V आपका निकल जाएगा। ये सब वो आपका। अब इसमें से एक चीज आपको बताया था, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन बताया था। तो आपको देखना है यहाँ पर मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए जो आपने देखा था I का वैल्यू क्या होगा। तो वैसे केस में आपको बताया था N इंटू ई बाय आर आपको मिला था। कब ऐसा हुआ था? जिस समय आपको कहा गया था कि आर को हम लोग लगभग क्या मानते हैं? 0 मान लेते हैं।
तब ये करंट इतना मिला था आपको, ये चीज़ आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो सभी लाइन अपना अपना मीनिंग रखता है, ये सारे लाइन डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो आर कंप्लीट रूप से जीरो नहीं, लगभग जीरो, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कि व्हेन आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तब हमको करंट ये मिला था, और ये हमारे लिए क्या था, लाभदायक था, क्योंकि इसका मतलब होता है कि एन का मान बढ़ाते जाएंगे, करंट का मान सीरीज में बढ़ते जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। बी नंबर में हम लोग देख रहे थे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बता देते हैं, तब भी लिखेंगे। इसमें से एक चीज़ आपको याद रखना है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड, हिंदी में इसको कहेंगे महत्तम शक्ति व्यय का शर्त क्या होगा। तो शर्त इसमें बताया गया है, आपको याद रखना है कि सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा सभी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जब होगा, तब सीरीज में आपको लास्ट में मिक्सअप कंडीशन में बताया था, कंडीशन आर इक्वल टू एन इंटू आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखे थे आर, और सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। तब यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पावर इक्वल टू यदि आपको लिखना है तो याद होगा आपको आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई के बदले आप लिखोगे वो उतना चीज एन ई बाय आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये होगा पावर कंज्यूम्ड या कंज्यूम्ड पावर, कंज्यूम पावर इन द सर्किट, इन द सर्किट। परिपथ में कंज्यूम पावर कितना होगा, मतलब परिपथ में व्यय शक्ति कितना होगा, तो फार्मूला सिंबल है पी बराबर आई स्क्वायर आर करेंगे और इस तरह से सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अब आपको कहेंगे मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड, मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितना होगा, तो पी मैक्स बराबर यदि हम लोग कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप, आर के बदले एन आर लिखिए या एन आर के बदले आर लिख दीजिए। तो आर जैसे लिख देंगे, यहाँ पर इसको हटा के आर लिखेंगे तो एन ई बाय आर प्लस आर, 2r हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू आर है आपका। तो ये मैक्सिमम पावर पी मैक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सर एन ई स्क्वायर बटे 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, और एक 2 ऊपर नीचे आर कट जाएगा, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। कब, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक तो नया बात हुआ, इसको याद रखना है दिमाग में कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल जुड़ता है तो उस कॉम्बिनेशन में सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितना होगा, तो ये जवाब आपको देना होगा। तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड ये पी मैक्स बराबर इतना लिखेंगे, राइट। ये बात आपको याद रखिएगा, ये नया बात बीच में आपको ला दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट यूज कीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। कोई दिक्कत मन में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं है। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए नंबर में इतना बात सीखे। अब बी नंबर में क्या था आपको, जिसमें से आपको सब चीज़ याद है, लेकिन मैं एक बार पूरे कल के सभी थ्योरी का सारांश आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उसको आधा देखा, पूरा देखा, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसको आपको रटवा दूं, चाहे जैसे रटे आप, और 2 क्लास लेना पड़े लेंगे, लेकिन हमको रटवाना है सभी बच्चों को, चूँकि मुझे पता है इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब देखिएगा गौर से, बी नंबर में कह रहा हूं when E and R मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, E हुआ EMF और R हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, आर डिफरेंट ऑफ
डिफरेंट सेल्स यदि भिन्न भिन्न सेल का ईएमएफ तथा आर भिन्न भिन्न हो, जब भिन्न भिन्न सेल का ईएमएफ तथा आर भिन्न भिन्न हो तब हमारे पास का कंसेप्ट था। तो उसमें से आपने फिगर देखा था, आपको याद आ जाएगा फटाफट कि ये मैंने आपको सिखाया था, इसको प्यार से याद रखना है। तो इसमें से आपको कहा था मैंने कि सर टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो टोटल ईएमएफ आपको यहाँ पर सिखाने का मैंने कोशिश किया था। टोटल ईएमएफ बराबर कुल विद्युत वाहक बल, इसका क्या होगा, तो मैंने सिंपल दिया था ईडीएस बराबर, आपको कहा था E1 प्लस E2, याद रखिएगा। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये कह दें, या हम लोग इसको कह देंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं टोटल के बदले। कुल आंतरिक प्रतिरोध या समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इस कम्बिनेशन में क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इस कम्बिनेशन में से वायर जुड़ता था, ये याद है होगा आपको। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था R डैश इक्वल टू, याद करिएगा, R1 प्लस R2 डायरेक्ट। तब यहाँ पर आपको I निकालना था, तो सीधा हो जाएगा E डैश बाय R प्लस R डैश। तब आपको रिजल्ट यहाँ पर E डैश के बदले लिखना होगा E1 प्लस E2 बाय R प्लस R1 प्लस R2। ये रिजल्ट आपने देखा था। ये था आपका जब टू डिफरेंट सेल्स सीरीज में जुड़ा रहेगा तब आपने ये चीज़ों को का अनुभव किया था, देखा था इसको। तो चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह भी बताया था मैंने, यदि इसमें से एक सेल उल्टा हो, मतलब इस तरह से दिखाया था मैंने आपको, याद होगा आपको। तो यहाँ पर यदि आर है, ये भी आर था आपका, ये E1 है और ये E2 है, प्लस माइनस माइनस प्लस है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देखना है कि टोटल ईएमएफ E डैश क्या लिखेंगे, तो आपको मैंने कहा था E1 माइनस E2 करिएगा, क्योंकि दोनों का करंट भेजने का अपोजिट होता है, अपोजिट नेचर है। ये इधर करंट भेजना चाहेगा, ये इधर भेजना चाहेगा, तो प्लस से करंट निकलता है। अपोजिट नेचर होने के कारण यहाँ पर टोटल ईएमएफ जो लेंगे वो घट जाएगा। आपका एग्जांपल देख के टॉर्च वाला भी दिखाया था मैंने, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आपको फटाफट याद रहना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर बात। अब जरा सा गौर करके देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि सर ये तभी ऐसा किया कि E1 मैंने E2 को से बड़ा देखा, तब ऐसा किया। तो लेकिन यहाँ पर R डैश में मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस को उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं है, बस उसका काम है अपोज करना, अपोज करते रहेगा। रेजिस्टेंस कभी निगेटिव होता ही नहीं है, जीरो होगा लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से जीरो मिलेगा। तो ये उस समय तब मेन करंट I इक्वल टू लिखना है E1 माइनस E2 बाय R प्लस R1 प्लस R2। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिमाग में सेट कर लेना है। तो ये सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन में इतनी सारी बातों को आपको जहन में सेट कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे लोग क्या क्या कर सकेंगे, देख लिया आपने। अब यदि इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल V1 मानते हैं और इसका पोटेंशियल V2 मानते हैं, तो ये V1 V2 क्या लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, तो वो आपने देखा था कि उसको लिखने में हमें क्या क्या सोचना चाहिए। तो उसको सोचने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा थ्योरी है, लेकिन करंट जो भी होगा करंट सब में एक समान फ्लो करेगा। इसलिए यहाँ पर जब V1 लिखेंगे, इस फिगर के अनुसार मैं लिख रहा हूँ, V1 जब लिखेंगे फर्स्ट सेल का टर्मिनल, तो आपको कहना होगा सर E1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, E1 माइनस I इंटू R1, और V2 जब लिखना होगा तो सर कहेंगे E2 माइनस I इंटू R2 कहना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर इस फिगर के अनुसार हम लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह से हम लोग कह देंगे।
तो चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कहीं चिंता की बात नहीं है, एकदम आराम से इसको लिखेंगे, समझेंगे। आइए, अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको पैरेलल में लेके चले जाता हूं, पैरेलल का शब्दार्थ याद करा देता हूं। देखिएगा गौर से, कल हमारे बच्चे क्लास करते समय पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्योरी को जब बच्चे देख रहे थे तो हमको लगा कि उसमें से दो बच्चा एक्स्ट्रा है जो एक छोटा सा सिंपल दिमाग में उसको कंफ्यूजन हो गया और वो 10-20 बार चैट किया कि मिस्टेक है, गलत है, गलत है, रिजल्ट गलत हो गया, रिजल्ट गलत हो गया, वो 10-20 बार लिखा था चैट में। तो इसीलिए मैं आज स्पेशल फिर रिवीजन पूरा करा के उसके बारे में बकना चालू समझा, क्योंकि कुछ बच्चे या तो वो ओवर स्मार्ट बनते हैं और या तो नॉलेज की कमी है, उन दोनों के कारण अनावश्यक परेशान करता है कभी कभी। तो चलिए, गौर से उसने नहीं देखा था इसलिए किया था, उनका कोई गलती नहीं है, बस कन्फ्यूजन होता है इंसान का। तो उसको देखिएगा गौर से, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सीरीज को हटा के मैंने लिखा पैरेलल। आइए गौर से, ऐसी स्थिति में इसको मैं डिलीट कर देता हूं पूरा, सब बात आपने देख लिया। इसमें दो बातें नया भी आ गया था, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड वाला बात, शर्त उसको याद रखना है, ये कंडीशन आपको मिला था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए, चाहे वो सिंगल सेल है या डबल सेल है या ट्रिपल सेल है या जितना भी सेल है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा गौर से, यहाँ पर ए नंबर में जब E and R are equal of each cell, प्रत्येक सेल का E और R समान हो, तब ऐसी स्थिति में आप लोगों ने यहाँ पर फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप फटाफट समझ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ का मान जो लिखा था ई डैश, वह एक सेल के ईएमएफ के बराबर लिखा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना भी सेल जुड़ा रहे उसे हमें कोई मतलब नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर पैरेलल लिख चुके हैं, अब उसी का सब गप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस यदि बोला जाता है तो आर डैश बराबर आपका था प्रोडक्ट बाय सम, तो आर बाय एन निकला था। तो यहाँ पर सेलों की संख्या को एम से डिनोट किए थे, आपको याद होगा। हेयर एम इज द नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन में सेलों की संख्या क्या है, एम है। तब यहाँ पर मेन करंट आपने लिखा था, मुख्य धारा कितना लिखा था, I इक्वल टू लिखा था सर आपने M इंटू आर बाय एम आर प्लस आर। अब उस सीरीज और पैरेलल वाला में दोनों में अंतर क्या रहा था, उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ सेल स्मॉल आर के साथ आया था और इसमें नंबर ऑफ सेल कैपिटल आर के साथ आया है। और इसमें से यह जो कॉम्बिनेशन है हार्मफुल होता है। क्या होता है ये, हार्मफुल होता है। तो मेन करंट ये था। तो यहाँ पर एक बात पूछा जाता है, दो बात यहाँ पर देखना है, करंट थ्रू ईच सेल, प्रत्येक सेल से करंट का मान, तो आई डैश इक्वल टू आई बाय एन हम लोग करते हैं। एन नहीं हटा के यहाँ क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। इस तरह से प्रत्येक सेल से करंट का मान, और प्रत्येक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यदि बोला जाए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल यदि बोला जाए, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ई माइनस आई डैश इंटू स्मॉल आर।
ई माइनस आई डैश इंटू स्मॉल आर होगा। यहाँ पर यह ध्यान से देखना होगा। अब आई डैश का मान जितना होगा, प्रत्येक सेल में करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको देखना है, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से। अब चलिए ये बात आप यहाँ समाप्त कीजिए। हाँ, लेकिन इसमें था क्या, आई का वैल्यू महत्तम मिलता था कब, जब व्हेन आर इज वेरी वेरी लेस देन आर, ये सोचते थे तब। ऐसे स्थिति में यहाँ पर हम लोगों को कैपिटल आर को जीरो किए थे, और यहाँ पर आई मैक्सिमम जो मिला था, और वो मिलता था, ये मिला था आपको एम ई बाय स्मॉल आर मिला था। एम ई बाय स्मॉल आर मतलब एम इंटू ई बाय आर मिला था। लेकिन ऐसा केस जल्दी होता नहीं है, क्योंकि जनरली ये बातें देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए यहाँ पर जो होता था कि इस कंडीशन में जब आर का मान बहुत छोटा होता है कैपिटल आर से, तो ऐसे स्थिति में आपको देखा गया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लाभदायक होता था। लेकिन इन जनरल आप बच्चे जानते हैं, व्हेन स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, यही स्थिति सामान्यतः देखा जाता है सभी जगह। तो ऐसी स्थिति में तब आपको मिला था आई बराबर ई बाय आर मिला था, जो कि हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। इसको बोला था मैंने, क्यों बोला था? क्योंकि नंबर ऑफ सेल यहाँ से गायब हो गया। तो नंबर ऑफ सेल जब गायब हो गया तो पैरेलल में सेल बढ़ाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये वो हो गया विशेष स्थिति। विशेष में विशेष स्थिति ये हो गया था। इसीलिए, लेकिन ये जनरली होता नहीं है। जनरली होता है कौन है? ये वाला केस होता है कि ये आर का मान ही छोटा होता है, कैपिटल आर हमेशा एक्सटर्नल रजिस्टेंस हमेशा इंटरनल से बड़ा होता है। इसीलिए ये यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल बढ़ाते भी जाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगा, और वो हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। तो ये स्पेशल केस हो गया। ये ऐसा जनरली होगा नहीं, गलत नहीं कर रहे, मतलब जनरली होता नहीं है। जनरली होता कौन है? ये वाला केस लागू होता है। तो ये हुआ आपका जब दोनों सेल का ईएमएफ और आर समान था। बी नंबर में मैं आपको बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, व्हेन E and R are different of different cell, जब E और R का मान विभिन्न सेल में भिन्न भिन्न होता है, तब हम क्या सोचेंगे? तब हम बच्चे लोग क्या सोचेंगे? तो यहाँ पर आपको जो सिखाया गया था, आइए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। इसी में हमारे बहुत बच्चे बौखे गए थे और अनावश्यक बौख रहे थे। E1 R1 E2 R2, उसी में कर दो ना। तो इसको जब हम इस तरह से जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इस तरह से जोड़ देते हैं। यही हमारा फिगर था। तो डियर स्टूडेंट, आप बच्चे ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या गलतियां हुआ था। आप बच्चे सोचने में कहाँ कहाँ फंस रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको निकलवाने का कोशिश किया था। तो वहाँ पर आप सारे बच्चों ने एक चीज़ निकाला था, भी इंटू, आपको जो रिजल्ट मिला था कैलकुलेशन करने के क्रम में, तो वो रिजल्ट आया था भी इंटू R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 इज इक्वल टू। अब देखिएगा यहाँ पर, यहीं पर बच्चे से बहुत बड़ा गलती हुआ था और वो परेशान कर दिया था हमको चैट कर करके। इसीलिए उस पर ध्यान रखिएगा जैसा। तो इक्वल टू आया था आपका E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 इंटू R2, ये था।
और माइनस जाके आई आया था, भी बराबर इतना आया था। तो इसको यहां से यदि रिप्लेस करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे इस बात को देख लिया था, और हमने जब बाद में रिजल्ट में प्लस बीच में लिखा था बाद में, तो बच्चे कह रहे थे सर यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ इंटू होगा। वास्तव में इंटू अभी है लेकिन बाद में नहीं होगा, इसको यहाँ से रिप्लेस करते थे। और रिप्लेस करने के बाद जब आपको देखा गया था तो v इक्वल टू आपको ये मिला था, v इक्वल टू, जैसे इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये आके इसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा और फिर i में भी डिवाइड होगा। तो जैसे इसमें डिवाइड करेंगे ये R1 R2 कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 यहाँ बचता था, तब ये आया था आपका U1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1। उसमें से दो लड़कियां हमको चैट कर रहा था जो लगा कि अपने क्लास का नहीं है, वो कहीं का होगा, रात में बैठे बैठे वीडियो देख रहा होगा, ओवर स्मार्ट बन रहा था। कभी कभी होता है बुतरू लोग कुछ ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश करता है, लेकिन मैं उनको दिखा देना चाहता हूं कि देखिए आप कहां पर मिस्टेक कर रहे थे, और झूठ मूठ मेरे 2-4 बच्चे को भी डिस्टर्ब कर दिए थे। तो यहां पर ये बातें होगा, ये R1 R2 कटेगा और ये नीचे बचेगा माइनस। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू आई हो जाएगा आपका। यही आपका कंसेप्ट था। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको मिला था V का वैल्यू, और ये V क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल्स, या हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों बातें होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सिरों के बीच का विभवांतर, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, या सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों के लिए मेन फार्मूला आपका हो गया, यहीं से निकला था। तब आपको मैंने सिखाया था पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए, टोटल ईएमएफ मान लीजिए ई डैश, कितना मान लीजिए ई डैश, और सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए आर डैश। तब आप इसको लिखना चाहते थे तो आपको मैंने लिखवाया था। आपका क्लियर हो चुका होगा कि जो मैं बताने का कोशिश किया, आज पूरे क्लास को मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, हर लाइन को आपको याद करवाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो पिछले क्लास में कन्फ्यूजन में फंसा था और अपना तो डूबे सनम दूसरे को भी लेकर डूब रहे थे, कम से कम वैसा नहीं करने का कोशिश करना है, वीडियो को गौर से देखना है। तो आपने देखा था कि यदि पूरे का टोटल ईएमएफ को ई डैश मान लें और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश मान लें, तो मैं कहूँगा यहाँ पर V इज इक्वल टू ई डैश माइनस आई इंटू आर डैश। अब इस दोनों इक्वेशन को तुलना करेंगे, यदि मैं इसको मन में 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इस दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा तो आप बच्चों को मिलेगा E1 इक्वल टू, वो टर्म मिलेगा आपको E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 ही मिलेगा। यहीं पर बच्चे लिखे थे तो बच्चे इसको गुना करने के लिए व्याकुल हो गया था कि सर मिस्टेक हो गया है। एक दो बच्चा लिखा क्या पढ़ाता है, रिजल्ट ही गलत आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, हो सकता है गलती भी हो जाता तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, कैन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये मिस्टेक है नहीं, फिर भी आप लोग परेशान थे। और आर डैश का मान हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू, सॉरी यहाँ पर इंटू है, ये R1 प्लस R2 है। तो प्रोडक्ट बाय सम ये हो गया। अब जब उसका और से देखिए, अब यहाँ पर कुछ बातें जोड़ रहा हूँ एक्स्ट्रा। इफ सेल, बहुत सारा सेल, यहाँ 2 ही सेल मैंने दिखाया था, लेकिन 2 सेल से अधिक रहता तब क्या होता। तो सर इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ ई डैश बराबर, ई डैश इक्वल टू E1 बाय, अब ध्यान दीजिएगा गौर से, मैं यहाँ पर इसको फिर से तोड़ना चाहूँगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय, क्या कर सकता हूँ गौर से देखिए, मतलब मैंने क्या किया, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में R1 इंटू R2 से भाग दे रहा हूँ मने मन, ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये रिजल्ट आपका आएगा यदि 2 सेल था तब। और R डैश 1 बाय R डैश बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। लेकिन सर मोर देन 2 सेल्स हो, या इफ n सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब ऐसे केस में क्या होगा, यदि सेलों की संख्या n है, सॉरी m लिखते हैं यहाँ पर, सेलों की संख्या m लेते थे पैरेलल में, m लीजिए,
तब ऐसे कंडीशन में आपको कहना होगा टोटल ईएमएफ क्या होगा। यदि बहुत सारे सेल जुड़े हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका ईएमएफ अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, तब वहां पर क्या लिखोगे आप, ईडस इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 प्लस डॉट 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 जाएंगे जहां तक जाना होगा, बाय यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस करते 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 चले जाएंगे। तो सर इस तरह से बहुत सारे सेल यदि जुड़ा हो तो हम लोग इस तरह से करते करते लास्ट में EM/RM लिखेंगे, यहाँ 1/RM लिखेंगे, इस तरह से आपका होगा। अब उसमें से देखना गौर से है, बहुत सिंसियर होके नोट पॉइंट करके आपको लिखा दे रहा हूँ, ये बातें आपका हो गया यहाँ पर। अब इसमें मेन करंट कहेगा, तो करंट जब भी निकालना था तो इस सर्किट में जो मेन करंट यदि आई है, तो इस आई का मान निकालने के लिए आपको मैं दिखा देता हूं जल्दी से। चलिए देखिए यहाँ पर गौर से, मैं बोला था कि आपका सिर्फ मात्र 40 मिनट कर लेंगे, अभी 40 मिनट पूरने में है कुछ देर, तब तक मेरा 2 पॉइंट क्लियर भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। गौर से देखिएगा, आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बीच में कुछ नया बात भी जोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं लगे एक सिर्फ जो बच्चा खूब अच्छा से पढ़ लिया है उसको बेरोजगारी नहीं लगे, उसको लगे कि वो नया पॉइंट कुछ है, बीच में नया ट्रिक बीच में आ गया है, या देखिए नया ट्रिक हुआ, कल 2 ही बताए थे सिर्फ, लेकिन 2 से अधिक रहेगा तब कैसे सोचेंगे सर। तो ईडस निकालने का ये स्टेप हो गया, कभी नहीं भूल सकते आप, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तब मेन करंट यहाँ पर कहेगा, तो डियर स्टूडेंट मेन करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईडस चाहिए, ईडस निकाल लेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस R डैश, ये आपको दिमाग में है। ईडस निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, R डैश निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, दोनों को निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आई का मान निकल जाएगा। चलिए अब देखिएगा, एक कंडीशन आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक चीज लफड़ा होगा कभी कभी आपकी लाइफ में इस तरह से, ये एक सेल है और दूसरा सेल आपका इस तरह से है, तब आप क्या सोचना चाहोगे, ये उल्टा है सर, ये E1 है R1, E2 R2 और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। डियर स्टूडेंट अब आपको कहेगा टोटल ईएमएफ यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो आप बच्चों यहाँ पर टोटल ईएमएफ जब आप बताना चाहेंगे तो आपको देखना है कि इसमें बड़ा कौन है, E1 यदि बड़ा है E2 से, ऐसा देख लेना है, डिफरेंट है तो कोई ना कोई बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ऐसे केस में सर टोटल ईएमएफ लिखना है ई डैश इक्वल टू, तो आपको E1/R1 माइनस E2/R2 बाय 1/R1 प्लस 1/R2, प्रतिरोध में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ईएमएफ वाला जो उल्टा चल रहा है, मतलब बड़ा ये है, इसका करंट इधर होगा, ये करंट इधर होगा, इफेक्ट किसका होगा, बड़े वाले का ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसलिए बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाएंगे, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। टोटल ईएमएफ ऐसे निकालेंगे आप, सेट हो गया मन में। चलिए, और आरडीएस के मान में कोई कंफ्यूजन नहीं, हमेशा आप लोग प्रोडक्ट बाय सम ही लेंगे, उसमें नो डाउट। 1/R' हमेशा कहेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। अब आप देखिएगा गौर से, इसमें 2 के अलावा बहुत सारा रहता और उसमें देखना होता कि करंट का डायरेक्शन, मेन करंट यदि इधर दिखाया है तो इधर वाला जो होगा वो सब पॉजिटिव लेते और जो उल्टा दिशा वाला होता वो सब निगेटिव लेते। यदि हम 5 सेल यहाँ पर जोड़ते और करंट का मेन करंट हम इधर दिखाए हुए हैं, मेन करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे केसेस में आप बच्चों को ध्यान रखना होगा कि आपके जो मन में प्लानिंग चलेगा उसके हिसाब से ये सोचना है कि जो करंट के डायरेक्शन में जिसका सेल से करंट भेजने का नेचर है, यही बात किरचॉफ्स लॉ में भी बोलेंगे, तो उसको पॉजिटिव रखेंगे और करंट के मेन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जो जाना चाहता है, करंट भेजना चाहता है, उसको निगेटिव लेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो प्लस माइनस करके इसी तरह से हम लोग सजा लेंगे इस इक्वेशन पर, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, जो निगेटिव होगा निगेटिव, टोटल ईएमएफ हम इस तरह से निकालेंगे। ये था आपका सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंप्लीट रिवीजन आपका हो गया, राइट। बस एक छोटा सा पॉइंट, मिक्सर कॉम्बिनेशन में 4 लाइन का बात अब याद कराना आपको है
ये सब बातें आपको थोड़ा सा अलग हो गया, जो कल बीच में डिस्कशन ये बातें नहीं हुआ था, तो आज डिस्कशन हुआ तो कुछ बातों को मैंने प्लस किया, तो ध्यान देंगे गौर से। हो गया मिक्सचर कॉम्बिनेशन, लिंक बना हुआ है ना, तो लिंक बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का मिश्रित क्रम संवहन, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन बोलेंगे इसको हम लोग इस तरह से। तो इसमें से क्या था, बताया गया था आपको कि सर ये ध्यान दीजिएगा, एक सीरीज ग्रुप था, सीरीज ग्रुप में बहुत सारा सेल जुड़ा था, इस तरह से यदि जुड़ा हुआ है बहुत सारा सेल, तो एक ग्रुप में जो सेलों की संख्या है उसी पर हमारा ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए। तो इसमें आपको सिखाया था मैंने 2-3 चीज, आपको ये याद होगा, और ये जनरली बच्चों को ढेर याद रहता है। इस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको जोड़ा गया था। तो इसमें से जो टोटल ईएमएफ आपको बताया था, इस ग्रुप में प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई और आर है, और नंबर ऑफ सेल एक सीरीज ग्रुप में था एन, और इस तरह से पैरेलल में एम ग्रुप था। इस तरह से पैरेलल में एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, एक रो हुआ श्रेणी क्रम में, दूसरा रो भी श्रेणी क्रम में, एनवा रो भी श्रेणी क्रम में हुआ। इस तरह से ग्रुप की संख्या कितना है, एम, और एक रो में सेलों की संख्या कितना है, एन। तो टोटल सेल पूछेगा कोई कितना होगा, टोटल सेल हो जाएगा एम इंटू एन। चेस आप खेलते हैं, चेस में देखते हैं 8 कॉलम 8 रो होता है, 64 कॉलम होता है, बॉक्स होता है उसमें। उसी तरह से टोटल सेल की संख्या पूछेगा एम इंटू एन, उसका कोई जरूरत नहीं है, वो सब बच्चा बता सकता है। यहाँ पर टोटल ईएमएफ हम लोग देखते थे, तो सब जगह दिखाए टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे, मेन वही चीज़ है। जो बच्चा टोटल ईएमएफ सोच लिया, समझिए उसका काम यहाँ कंप्लीट हो गया। तो टोटल ईएमएफ ई डैश लेते थे, यहाँ पर एन इंटू ई बोलते थे। एक श्रेणी क्रम में जितने सेल जुड़े हैं वही आपका टोटल ईएमएफ हुआ, राइट, यस। तब आपका मेन करंट आपका निकल गया, और लास्ट में एक फॉर्मूला और देख लीजिए, कहानी खत्म, याद कर लीजिएगा। और फिर से आपका ये क्लास एक तरह से समझिए रिवीजन हो गया। ऑल स्टूडेंट इस क्लास को फॉलो करेंगे, सभी का रिवीजन इसमें हो गया एक तरह से। अब आपका यहाँ पर आरडेस जो निकालते थे वो हो जाता था, एक सीरीज में हुआ एन आर, और ऐसे एन आर बाय एम आपको लिखाया था मैंने, और तब कहा था मेन करंट आई इक्वल टू ई डैश बाय आर प्लस आर डैश। तो यहाँ पर सबका मान बैठा देते थे, हमको मिला था एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर, यही रिजल्ट मिल गया था मेन करंट का। तब इसमें आपको बताया था मैक्सिमम करंट का शर्त क्या है, करंट जो हुआ आई जरूर, लेकिन इस आई का मैक्सिमम होने का शर्त आपको सिखाया था, प्रूफ करके दिखाया था। उस प्रूफ में कुछ बच्चों लोगों ने क्लास छोड़ के चला गया था, वो जैसा ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम होने के शर्त नहीं देखना कैलकुलेशन ज़्यादा, तो डायरेक्ट याद रखिएगा, नीचे वाला ये टर्म मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम तभी होता था जब आर एम आर इक्वल टू एन आर आपको प्रूफ करके दिखाए थे। इसका मतलब इस आर का वैल्यू एन आर बाय एम होगा, यही होगा शर्त। मतलब ये कहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस आई मैक्स का मान आपने क्या निकाला था, तो आर को हटा के ये बैठा दीजिए यहाँ पर, जैसे ये बैठा देंगे तो एम ऊपर चला जाएगा, एन रह जाएगा यहाँ पर, तो आर को हटाएंगे, एन आर एम एम कट जाएगा, एन आर टू एन आर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सर
m इंटू ई बाय 2 स्मॉल आर, और दूसरे रूप में यदि स्मॉल आर को ही रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा n इंटू ई बाय 2 इंटू स्मॉल आर, नहीं इस बार कैपिटल आर हो जाएगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इतना चीज़ आपको दिखाया गया था पिछले क्लास में, आप इसको फॉलो कीजिए और फिर हमसे बात कीजिएगा। आज फिर बात कीजिएगा 8 बजे रात में ही, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट के लिए है, और फिर 8 बजे रात में भी सभी स्टूडेंट्स को देख लेंगे, तब कल हम किरचॉफ्स लॉ बताएंगे। क्योंकि आज कुछ बातें और आपके सामने बचा हुआ है, और वो बताएंगे कार्बन रजिस्टर। क्या बताएंगे? कार्बन रजिस्टर छूटना नहीं चाहिए किसी सूरत में। कार्बन प्रतिरोध एंड कलर कोड का पूरे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट को बताएंगे 8 बजे रात में। आज बार तब फिर कल से नया रूटीन जैसे बताया है उसी फॉलो करेंगे, राइट।